My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हम सभी लोग एजुकेशनल इवैल्यूएशन या शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर चुके हैं। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम सभी लोगों ने व्याख्यात्मक रूप से इसके बारे में अध्ययन किया है, इसके बारे में चर्चा किया है। आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि बेस्ड होंगे एजुकेशनल इवैल्यूएशन पे। और इस एजुकेशनल इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके द्वारा हम सभी लोग शैक्षिक मूल्यांकन के पाठ को या शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। और साथ साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम सभी लोग शैक्षिक मूल्यांकन या एजुकेशनल इवैल्यूएशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोस हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएँ। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आप जब चाहें तब वीडियोज को देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियोज का सिलेक्शन करके वीडियोज को देख सकें। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है तो उसको भी प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनकी सूचना, उनकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा आपका यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है या कोई सुझाव है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट भी करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके सहपाठी भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट्स करिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास के लिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, दैट इज मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग एक पेन और पेपर ले लीजिए। पेन और पेपर के द्वारा जो भी आपके आंसर्स आएंगे उसको आप नोट करते चलिएगा कि कितने भी आंसर्स का, कितने प्रश्नों का आप सही जवाब देते हैं। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, चैट बॉक्स में जो भी आपका आंसर है उसको टाइप करिए, जिससे कि
हमें भी पता चल सके कि आपका आंसर सही है या गलत है, या एजुकेशनल इवेल्युएशन के बारे में, शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में आपकी जानकारी, आपकी तैयारी किस हद तक है। इसके लिए आप सभी प्रश्नों का उत्तर चैट बॉक्स में टाइप करिए और साथ ही साथ आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। पेपर पर आप नोट करते रहिए कि कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज मूल्यांकन या इवैल्यूएशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, या क्या है शाब्दिक अर्थ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर मापन करना, ए, बी है मूल्य का अंकन करना, सी है मूल्य बताना और डी है मूल्य का विश्लेषण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी लोगों का सही होना चाहिए। आप सभी लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। प्रश्न है कि मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका अर्थ। मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ मापन करना तो नहीं है, मूल्य बताना भी नहीं है, मूल्य का विश्लेषण करना भी नहीं है, मूल्य का अंकन करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा जानते हैं कि मूल्यांकन क्या है, मूल्य प्लस अंकन से बना है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा मूल्य का अंकन करना। और इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। तो बी आंसर, बी ऑप्शन जो है सही है। जितने लोगों ने, अधिकांश लोगों का, सभी लोगों का आंसर सही है, क्योंकि यह बहुत ही एक सरल सा प्रश्न था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन की प्रक्रिया में किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, ये जो है प्रश्न है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए, व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं की वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। बी है व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। सी है व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर सही होगा। जो भी आपका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। मूल्यांकन की प्रक्रिया में किया जाता है, तो क्या किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों, वस्तुओं की वांछनीयता का निर्धारण तो किया जाता है, सही है। बी है व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं की उपयुक्तता का निर्धारण, तो यह भी किया जाता है, यह भी सही है। सी है व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं के मूल्य का निर्धारण, यह भी सही है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही है। इस प्रकार से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता का निर्धारण, उसकी उपयुक्तता का निर्धारण और उसका मूल्य का निर्धारण भी किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, जिन लोगों का आंसर डी रहा, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वह है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 है कि मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप सभी लोग पूर्व की कक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, मापक के बारे में पढ़ चुके हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वहीं से प्रश्न है कि मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक कौन है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए, नामित स्तर या नाम आधारित मापक, दैट इज नॉमिनल स्केल। बी, क्रमित स्तर या क्रम आधारित मापक, दैट इज ऑर्डिनल स्केल। सी, इंटरवल स्केल या अंतराल आधारित मापक या अंतरित स्तर। एंड डी वन इज रेशियो स्केल या रेशियो लेवल, दैट इज अनुपातिक स्तर या अनुपात आधारित मापक। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक कौन सा है। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, रेशियो स्केल या रेशियो लेवल नहीं है, यह हाईएस्ट लेवल है। इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल भी नहीं है, ऑर्डिनल स्केल भी नहीं है। क्या है, नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल है। तो नामित स्तर या नाम आधारित मापक जो है वह मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने
ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है। जिन लोगों का उत्तर ए है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। नामित स्तर या नाम आधारित मापक या नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपने आंसर को इसी तरह से चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन इज evaluation assumes a purpose or an idea of what is good or desirable from the standpoint of the individual or society or both। यदि हिंदी में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और प्रश्न है कि यह स्टेटमेंट या कथन जो है वह किसका है, इस कथन को किसने दिया है। तो प्यारे भाई बहनों इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए इज क्लॉस मेयर, बी इज गुडविन, सी इज स्टीवेंसन एंड डी इज एच रैमर्स तथा एल गेज। तो प्रिय विद्यार्थियों आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। कथन है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? तो यह कथन क्लॉस मेयर का नहीं है, गुडविन का भी नहीं है, स्टीवेंसन का भी नहीं। किसका है? यह एच रैमर्स तथा एल गेज का है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का उत्तर रैमर्स एंड गेज है, आप सभी लोगों के आंसर सही है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रैमर्स एंड गेज का कथन है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 कि मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सभी लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कथन है कि मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग, बी कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग, सी स्टीवेंसन का एंड डी गुडविन का। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुडविन जी का नहीं है, स्टीवेंसन का भी नहीं है, मुदालियर आयोग का भी नहीं। किसका है? कोठारी कमीशन का है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन लोगों का उत्तर बी है या जिन लोगों का आंसर कोठारी कमीशन है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। वेरी गुड। आप सभी लोग अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए जिससे हमें भी पता चल सके कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग whether the quantity or extent of something measured is acceptable or desirable in terms of some criterion। तो प्रिय विद्यार्थियों शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है या नहीं। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और यह कथन किसका है यही प्रश्न है। कथन है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए मुदालियर कमीशन, बी एच रैमर्स, सी क्लॉस मेयर एंड गुडविन एंड डी गुडविन। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपका आंसर आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए।
किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? यह मुदालियर आयोग का नहीं है, गुडविन का भी नहीं है, एच रैमर्स का भी नहीं, किसका है? क्लॉजमेयर एंड गुडविन का है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लॉजमेयर एंड गुडविन ने कहा है कि इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग द क्वांटिटी और एक्सटेंट ऑफ समथिंग मेजर्ड इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ सम क्राइटेरिया। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी चीज की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है या नहीं। यह कथन क्लॉजमेयर एंड गुडविन का है। और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर सी है, या जिन लोगों ने क्लॉजमेयर एंड गुडविन आंसर दिया है, आप सभी लोगों के आंसर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं, इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। यह कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। और यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए नन का, बी मैकनील का, सी गुड का एंड डी गेज का। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। मूल्यांकन शब्द को मैं इसे पसंद करता हूं अथवा मैं इसे नापसंद करता हूं, इन्हीं दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं कार्यक्रमों, क्रियाओं, प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक संवेगात्मक उद्गार है। तो यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। यह गेज का नहीं है, गुड का नहीं है, नन का नहीं है, किसका है? यह स्टेटमेंट मैकनील जी का है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन लोगों का आंसर मैकनील है या बी ऑप्शन है, आप सभी लोगों के आंसर उत्तर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मापन की त्रुटियों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग एरर्स ऑफ मेजरमेंट या एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो वहीं से यह प्रश्न है कि मापन की त्रुटियों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्द क्या होगा इसका आंसर? मापन की त्रुटियों में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में हम सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 टाइप्स ऑफ एरर्स था, जिसमें कुछ हम लोगों ने पर्सनल एरर्स, कांस्टेंट एरर्स, इस तरह से 4 प्रकार के एरर्स के बारे में पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें पर्सनल एरर था, वेरिएबल एरर्स था, कांस्टेंट एरर्स था और इस तरह से 4 प्रकार के एरर्स थे। उसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वह प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना है, यह कथन किसका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह कथन किसका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए नन का, बी एडम्स का, सी कर्लिंगर का या डी गेज का। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों। तो यह कथन नन का नहीं है, एडम्स का भी नहीं है, गेज का भी नहीं है, किसका? यह कर्लिंगर जी का कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने
सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जिन लोगों ने करलिंगर आंसर दिया आप सभी लोगों का उत्तर सही है। करलिंगर जी के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। और इसके जो भी ऑप्शन है, जो भी विकल्प हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। यह कथन किसका है? नन का, डीवी का, गुड का या आर.एस. शर्मा का? तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो प्रश्न है कि मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं, यह कथन जो है किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट किसका है, यही प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है इसके जो ऑप्शन हैं प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ए नन का, बी जो है डीवी का, सी गुड का और डी आर.एस. शर्मा का। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, यह कथन नन का नहीं है, डीवी का भी नहीं, गुड का भी नहीं, किसका है? यह कथन आर.एस. शर्मा जी का है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 और वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, प्रश्न है, एक कथन है कि मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का, बी एच रेमर्स का, सी डांडेकर का या डी गुडविन का? तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, स्टेटमेंट है, कथन है कि मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। और यह स्टेटमेंट किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों यह स्टेटमेंट गुडविन का नहीं है, डांडेकर जी का भी नहीं, रेमर्स जी का भी नहीं, किसका है? यह स्टेटमेंट ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, जिन लोगों का उत्तर ए है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक जी का यह स्टेटमेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनावृत प्रक्रिया है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कथन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए मुदालियर आयोग, बी कोठारी आयोग, सी क्लासमेयर एंड गुडविन एंड डी गुडविन। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। स्टेटमेंट है, कथन है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों यह किसका कथन है? यह गुडविन जी का नहीं है, क्लासमेयर एंड गुडविन का भी नहीं है, मुदालियर कमीशन का भी नहीं, किसका है? यह कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिन लोगों का उत्तर बी है, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। जिन लोगों ने कोठारी कमीशन आंसर दिया है, कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन का यह कथन है, यह स्टेटमेंट है कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है और यह पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न संख्या 13 है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने प्रमुख अंग होते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आप सभी लोग डिस्क्रिप्टिव जब क्लास हम लोगों का चल रहा था उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने प्रमुख अंग प्रिय विद्यार्थियों? इसके ऑप्शंस, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर A1, B2, C3 एंड D4।
तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन प्रोसेस के कितने अंग होते हैं? तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, कितने हैं? 3 अंग हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर 3 रहा, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 भी है, जो कि प्रश्न संख्या 13 या 13 से ही रिलेटेड है, संबंधित है। वहां पे संख्या पूछी गई थी, यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग नहीं है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या शिक्षण उद्देश्य, बी लर्निंग एक्टिविटीज या अधिगम क्रियाएं, सी टीचिंग एक्टिविटीज या शिक्षण क्रियाएं, एंड डी बिहेवियर चेंज या व्यवहार परिवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। वेरी गुड, शाबाश। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख अंग कौन सा नहीं है? तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण उद्देश्य या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो होता ही है, बिहेवियर चेंज या व्यवहार परिवर्तन भी होता है, लर्निंग एक्टिविटीज भी होता है। ये तीनों मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। जहां तक बात टीचिंग एक्टिविटीज की या शिक्षण क्रिया की है, तो शिक्षण क्रिया जो है यह जो है मूल्यांकन का या इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसका प्रमुख अंग नहीं है। मूल्यांकन का प्रमुख अंग शिक्षण उद्देश्य है, अधिगम क्रियाएं हैं, व्यवहारगत परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर शिक्षण क्रियाएं या टीचिंग एक्टिविटीज है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न संख्या 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। यह कथन किसका है? यही प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। और इसके विकल्प, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, कि यह कथन मुदालियर आयोग का है, कोठारी आयोग का है, या गुणात्मक चर मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, या एनसीईआरटी का यह कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है और इसके ऑप्शन से भी आप जान गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। कथन है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सी ऑप्शन के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब बात आई ए, बी और डी में से, तो यह कथन ए मुदालियर आयोग का भी नहीं है, यह कथन कोठारी कमीशन का भी नहीं, यह कथन किसका है? एनसीईआरटी का है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। एनसीईआरटी का यह कथन है जिसको हम सभी लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो उसका यह कथन है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। वह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत त्रुटियों को कैसे कम किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटियां हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर, बी, केंद्रीय मूल्यांकन तथा मॉडल आंसर प्रदान करके, सी, बहुपरीक्षक मूल्यांकन द्वारा, एंड डी, उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। जल्दी से इसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटियों को कैसे कम किया जा सकता है? तो जो हमारा टेस्ट है या परीक्षण उसको ऑब्जेक्टिव बनाकर, वस्तुनिष्ठ बनाकर, ये सही है।
सेंट्रल इवैल्यूएशन या केंद्रीय मूल्यांकन और मॉडल आंसर फॉर्मेट प्रदान करती, यह भी सही है। मल्टीपल एग्जामिनर है बहु परीक्षक मूल्यांकन द्वारा, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है वह इसका सही उत्तर होगा। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। व्यक्तिगत त्रुटियों या पर्सनल एरर्स को कम करने के लिए हमें अपने टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। सेंट्रल इवैल्यूएशन या केंद्रीय मूल्यांकन और मॉडल आंसर फॉर्मेट भी देना चाहिए, और बहु परीक्षक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक, बी एच रैमोर्स, सी डांडेकर एंड डी गुडविन। तो प्रिय विद्यार्थियों, कथन है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भी आंसर है उसको आप चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? यह ब्रेडफील्ड तथा मोरडॉक का नहीं है, रैमोर्स जी का भी नहीं है, गुडविन जी का भी नहीं। किसका कथन है? यह डांडेकर जी का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन लोगों का आंसर डांडेकर जी रहे, वो आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सी ऑप्शन सही है। डांडेकर जी का कथन है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18 है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको कितने भागों में बांटा गया है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, सभी का उत्तर सही होना चाहिए। इसके ऑप्शन है A1, B2, C3 एंड D4। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही होंगे। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 भागों में बांटा गया है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। जो सी ऑप्शन है 3 वह सही है। तो ए बी डी गलत है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है या जिन लोगों का आंसर 3 ऑब्जेक्टिव रहा है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19 है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रिय विद्यार्थियों, और प्रश्न है कि यह कथन किसका है। और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए रॉस, बी स्टीवेंसन, सी नन एंड डी कैंपबेल। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। यह आंसर कैम्पबेल का नहीं है, नन का भी नहीं, स्टीवेंसन का भी नहीं। किसका है? यह कथन रॉस महोदय का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है या जिन लोगों का आंसर रॉस जी रहे हैं, जिन लोगों का आंसर रॉस है या ए ऑप्शन है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। रॉस जी का यह कथन है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को निम्न में से किन अंतर संबंधित भागों में बांटा है? ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को निम्न में से किन अंतर संबंधित भागों, दैट इज इंटर रिलेटेड कैटेगरीज में बांटा है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए शैक्षिक कार्य, बी प्रशासनिक कार्य, सी निर्देशन कार्य या डी उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को निम्न में से
किन अंतर संबंधित भागों में बांटा है? तो उनके जो कैटेगरीज है प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक कार्य भी है, प्रशासनिक कार्य भी है और निर्देशन कार्य भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो फिंडले ने कैटेगरीज बताई है, उस कैटेगरीज में शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशन कार्य तीनों है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न संख्या 21 है कि 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 या पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 62nd ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए फिंडले, बी नन, सी कांट एंड डी रॉश। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन रॉस जी का नहीं है, कांट जी का भी नहीं, नन का भी नहीं है। किसका है? यह बुक जो है 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2, यह किताब, यह पुस्तक, यह बुक फिंडले साहब की है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के आंसर सही है। ये फिंडले जी की बुक है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 2 के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, फिंडले जी हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, यह एक नेगेटिव क्वेश्चन है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है, और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, बी बोध या अंडरस्टैंडिंग, सी विश्लेषण या जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, और डी नियमितीकरण या रेगुलराइजेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है प्रिय विद्यार्थियों? तो अनुप्रयोग आता है, बोध आता है, विश्लेषण आता है, क्या नहीं आता है? नियमितीकरण नहीं आता है। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस है कि निम्न में से मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, बी है कि मूल्यांकन में मापन से कम समय लगता है, सी है मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रश्न है कि मूल्यांकन और मापन का सही अंतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित है जबकि मापन का क्षेत्र विस्तृत है, तो ये एकदम गलत है। दोनों एकदम अपोजिट दे रहा है। मूल्यांकन में मापन से कम समय लगता है, यह भी गलत है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य है और मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा, यह सही है। और जो डी ऑप्शन है, इस तरह से डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से जो ए ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न संख्या 24 है कि मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, और ये बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए व्यापक, बी सीमित, सी संकुचित या डी उपर्युक्त सभी। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को उत्तर सही होने चाहिए। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? संकुचित नहीं है, सीमित नहीं है, क्या है? व्यापक है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जिन लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का जो स्कोप है, जो एरिया, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही व्यापक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। तो मूल्यांकन का कार्य कौन सा नहीं है, यही प्रश्न है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, बी छात्रों में एकता का निर्माण करना, सी छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना,
डी छात्रों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि मूल्यांकन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। छात्रों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना है, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना यह भी है, शिक्षण मापदंड का निर्धारित करना यह भी है। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों में एकता का निर्माण करना, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। छात्रों में एकता का निर्माण करना यह मूल्यांकन का कार्य नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का कार्य शिक्षण मापदंड निर्धारित करना है, छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना है और साथ ही साथ छात्रों की विषयगत कमजोरी का पता लगाना भी है। प्रिय विद्यार्थियों, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि मापन की कौन सी त्रुटि सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यह भी प्रश्न कहां से है, एरर्स इन मेजरमेंट से है, और प्रश्न है कि मापन की कौन सी त्रुटि सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती है। इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटियां, बी वेरिएबल एरर्स या चर त्रुटियां, सी कांस्टेंट एरर्स या स्थिर त्रुटियां, एंड डी इंटरप्रेटिव एरर्स या व्याख्यात्मक त्रुटियां। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चार प्रकार की त्रुटियां हैं, एरर्स हैं, इसमें से कौन सा एरर्स जो है वो सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती है। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका उत्तर? व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है, चर त्रुटि भी नहीं, व्याख्यात्मक नहीं, क्या है? कांस्टेंट एरर से है। जैसे नाम से क्लियर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एरर से है। इस प्रकार से जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन लोगों का आंसर कांस्टेंट एरर्स या स्थिर त्रुटियां नहीं, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मापन की जो स्थिर त्रुटि है प्रिय विद्यार्थियों, स्थिर त्रुटियां हैं, वे सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न संख्या 27 है कि ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक या शारीरिक एक किसके पक्ष हैं? प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक एक किसके पक्ष हैं, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ज्ञान के, मापन के, परीक्षण के या मूल्यांकन के। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कॉग्निटिव डोमेन हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डोमेन हो गया, फिजिकल डोमेन हो गया, तो ये किसके पक्ष हैं? और जो ऑप्शन प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर है, इन ऑप्शन में से, इन विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा? तो ज्ञान नहीं है, मापन भी नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षण भी नहीं, वो क्या है? मूल्यांकन या इवैल्यूएशन है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, जिन लोगों का उत्तर डी है, आप सभी लोगों के आंसर, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? और इसके जो विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक छात्र के विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है, पहला विकल्प है। दूसरा है छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है। तीसरा है छात्रों की बुद्धि को आंका जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रश्न है कि मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, और यहाँ पे जो विकल्प है, सी है कि छात्रों की बुद्धि को आंका जाता है, तो यह उपयुक्त आंसर नहीं होगा। छात्रों के व्यवहार के मूल्य का पता लगाया जाता है, यह भी उपयुक्त आंसर नहीं है। शिक्षक और छात्र के विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है, यह सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने, जिन प्यारे भाई बहनों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और साथ ही साथ छात्रों के विभिन्न आयामों का पता लगाया जाता है। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है, जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह स्टेटमेंट या यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यह कि अनुदेशात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है, जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए ईचे फ्रस्ट, बी रॉस एवं नन, सी रैमर्स एंड गेज, एंड डी ब्लूम। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों।
अनुदेशात्मक उद्देश्य आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। यह कथन किसका है? ब्लूम का नहीं है, राइमर्सन गेज का नहीं है, रॉस एम नन का नहीं है, किसका है? ईजे फ्रस्ट का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के आंसर, जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया या जिन लोगों का आंसर फर्स्ट जी रहे, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। या फर्स्ट जी का कथन है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30 है कि कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो समूह से मेल नहीं खाता है। स्टेटमेंट कुछ है। ए, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सी, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। डी, मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे कथन है कि कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है, जिसमें मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया सही है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक, ये भी सही है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, भी सही है। जो ए ऑप्शन है, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर कहा जाए कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं, तो ये तो सही है कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, यह भी सही है। प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, यह भी सही है। तो इस तरह से जो आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं, अगर इस तरह से कथन कर दिया जाए तो यह कथन गलत हो जाएगा और यही कथन सही होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं। यह गलत कथन है। चारों कथन में से 3 कथन सही है, ये गलत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो ए ऑप्शन होगा और ए ऑप्शन में थोड़ा सा संशोधन होगा कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं, यह यदि कहा जाए तो यह गलत है। यहाँ पे चारों कथन सही थे प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें ए कथन में हमने एक संशोधन किया और बी कथन एक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया सही है। अप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक, यह भी सही है। मापन का क्षेत्र सीमित है, यह भी सही है। तो जो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो है कि मापन और मूल्यांकन समानार्थी होते हैं, तो यह गलत है प्रिय विद्यार्थियों और यही ऑप्शन इसका सही होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में मापन और मूल्यांकन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न या 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़े हुए हैं उसको आप आसानी से देख पाएँ, सरलता से देख पाएँ। प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वीडियोज को देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, ये जो लाल है, ये जो रेड है, तो उसको भी प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी आपके कोर्स से रिलेटेड नए वीडियोज आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सजेशंस पे, उन सुझावों का अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से, सरलता से प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वीडियोज को देख पाएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।